चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु का उत्साह चरम पर है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए उमड़ रहे हैं। श्रद्धालु की संख्या यात्रा शुरू होने के बाद से ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। और अकेले केदारनाथ धाम में ही अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी बड़ी संख्या में उमड़ती देख प्रशासन ने भी कमर कस ली है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अपनी रणनीति में बदलाव किए हैं। आस्था और भक्ति का संगम चार धाम यात्रा के लिए श्रद्धा का सैलाब रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। देश ही नहीं विदेश से भी लोग उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। 10 मई से शुरू हुई यात्रा में केदारनाथ में 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं और अगले 6 महीने तक चलने वाली इस चार धाम यात्रा में 56 लाख से ज्यादा यात्रियों के पहुंचने का अनुमान है। मतलब उत्तराखंड की टोटल जनसंख्या से आधे लोग इन चार धामों में दर्शन के लिए पहुंचेंगे। जिस तरह से चार धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, इसे देखते हुए नए हालातों के बीच नई रणनीति पर काम किया जा रहा है। साथ ही कुछ जरूरी कदम भी उठाए गए हैं, जिनके तहत बुधवार यानी कि आज और कल गुरुवार को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद रखने का फैसला हुआ है, क्योंकि हरिद्वार और ऋषिकेश में ये ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं और वहाँ काफी भीड़ जमा हो चुकी है। यही वजह है कि यहाँ के रजिस्ट्रेशन सेंटर्स पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 2 दिन के लिए बंद है। चार धाम यात्रा के लिए जिस तरह श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, पुलिस और प्रशासन को अपनी रणनीति भी बदलनी पड़ी है, क्योंकि सुविधा के साथ साथ सुरक्षा भी जरूरी है। इसी रणनीति पर काम करने के लिए देहरादून में उत्तराखंड सचिवालय में राज्य के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एक हाई लेवल मीटिंग की, तो वहीं देहरादून में डीजीपी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई फैसले हुए। उत्तराखंड के डीजीपी ने यात्रा की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए कुछ जरूरी टिप्स दिए हैं, जिनसे चार धाम यात्रा सुगम बन सकती है। हर धाम की एक अपनी कैपेसिटी है। जो उस धाम में जो श्राइन है, जो मेन मंदिर है, जो उसका परिसर है, उसकी एक अपनी कैरिंग कैपेसिटी है। उसके आसपास जो धर्मशालाएं या ढाबे या होटल आदि हैं, उनकी एक अपनी कैपेसिटी है। और ख़ास तौर से जो 2 धाम हमारे जहाँ पे पैदल यात्रा चलती है, उनकी भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है कि उनकी उस पैदल मार्ग की चौड़ाई के हिसाब से, उसकी सुगमता के हिसाब से, और उस पे जो और घोड़े खच्चर या पालकी वाले भी चल रहे हैं, हमें उनका भी ट्रैफिक देखना है। तो हम ये भी अपील करना चाहेंगे कि अगर अधिक से अधिक संख्या में जो यात्री वीकडेज में अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं, तो वो वीकडेज में अपना ट्रैवल प्लान करें, ताकि उनको भी एक अच्छी सुखद यात्रा का अनुभव हो। उत्तराखंड पुलिस कैसे यात्रियों की राह आसान बना रही है, मौसम समेत हर जरूरी बात लोगों तक शेयर की जा रही है। उत्तराखंड के डीजीपी खुद इस पूरे यात्रा रूट की व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। जो भी हम रेगुलेशन कर रहे हैं, चाहे विकास नगर पे, चाहे ऋषिकेश में या उत्तरकाशी में हम कई जगह ट्रैफिक रोक रहे हैं, कई जगह हम विकास नगर और बड़कोट के बीच में ट्रैफिक रोक रहे हैं, तो उसमें बस मेरा यात्रियों से भी और स्थानीय जनता से भी ये विनम्र आग्रह है कि ये हम आपकी सेफ्टी के लिए और आपकी कन्वीनियंस के लिए रोक रहे हैं। हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि जो भी यात्री आ रहे हैं, उनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन यात्रा रूट के बारे में हम लगातार देते रहें। यही नहीं, रुद्रप्रयाग और केदारनाथ में तो पुलिस ने यात्रा सहज और सुचारू रूप से चले, इसलिए ऑपरेशन मर्यादा भी चलाई है, जिसके तहत केदारनाथ धाम में नशा करने वाले, हुड़दंग करने वाले तमाम लोगों पर चालान किया जा रहा है, ताकि यात्रा की पवित्रता बरकरार रहे। अनुरोध करूंगी कि जितने भी हमारे यहाँ तीर्थ यात्री आए हैं, वो धाम की मर्यादा बनाए रखें और किसी भी प्रकार का हुड़दंग, नशा आदि का सेवन न करें, और जो हमारा धाम है उसको पवित्रता को मेंटेन करें। कुल मिलाकर प्रशासन का लक्ष्य यही है कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो और उनकी चार धाम यात्रा बिना किसी परेशानी के बेरोक टोक, सहज और सुचारू चलकर खत्म हो, ताकि वो अपनी इस आस्थामय यात्रा की स्मृतियां सहेज सकें। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। हर कष्ट सहकर इस तीर्थ यात्रा पर पहुंचने वाले लाखों भक्तों के बीच उन लोगों की भी भीड़ मौजूद है, जिनका मकसद सिर्फ रील्स बनाना है।
मंदिर परिसर और यात्रा मार्ग पर ऐसे लोगों की बड़ी तादाद देखने को मिल रही है, जिसको देखते हुए मंदिर प्रशासन चिंता व्यक्त कर रहा है। उसका कहना है कि सरकार इस धाम को तीर्थाटन के रूप में विकसित करे तो केदारनाथ धाम की परंपरा जीवित रहेगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज 10 मई से हुआ, मगर महज 4 दिन में चारधाम पहुंचने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार बताया जा रहा है। इन लोगों में एक तबका यूट्यूबर्स का भी है, जिनके बीच बाबा केदार के परिसर में रील्स बनाने की मानो होड़ सी मची हुई है। कहने के ये मायने हैं कि इन लोगों में बाबा केदार की भक्ति कम, रील्स बनाने और फोटो खिंचवाने की प्रतिस्पर्धा ज्यादा है। तस्वीरों में भी आप मंदिर के दर पर मत्था टेकने वाले भक्तों को बेहद कम ही देखेंगे, जबकि रील्स बनाने और फोटो खिंचवाने वाले भक्तों की संख्या कहीं हजारों में दिखेगी। बाबा केदार के मुख्य मंदिर से लेकर पैदल मार्ग पर जहां नजर जाए, जगह जगह रील्स बनाई जा रही हैं। यहां यूट्यूबर के अलावा कपल्स भी रील्स बनाने में पीछे नहीं हैं। पिछली यात्रा सीजन के दौरान भी कई रील्स वायरल हुई थी, जिसे देख स्थानीय लोग अब प्रशासन से केदारनाथ धाम को रील से बचाने की अपील कर रहे हैं। केदारनाथ धाम भोले बाबा के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। हर साल श्रद्धालुओं को मंदिर के कपाट खुलने का बेसब्री से इंतजार भी रहता है, लेकिन तीर्थ पुरोहितों का मानना है कि अब बाबा के प्रति आस्था दिखाने से कहीं ज्यादा यहाँ हुड़दंगी या फिर रील लवर्स की मौजूदगी, उनकी करतूतें केदारनाथ धाम की परंपरा के विपरीत हैं। यात्रा कुछ तीर्थाटन से जो पर्यटन में परिवर्तन हो रही है, वो बड़ा दुख का विषय है। इसलिए है क्योंकि पहले लोग अपने मम्मी पापा को अपने साथ में लाते थे, अपने बुजुर्ग माता पिताओं को अपने साथ में ले आते थे, लेकिन वो परंपराएं अब बिल्कुल खत्म होती दिखाई दे रही है। सारे ये समझो कि तीर्थ यात्रियों के भेष में कुछ ये समझो आपकी हुड़दंगे टाइप के आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि साल 2013 की आपदा के बाद से भले ही यहाँ श्रद्धालुओं की तादाद में इजाफा हुआ है, मगर इनमें सच्चे आस्थावानों की संख्या कम, जबकि रील बनाने और फोटो खिंचवाने वाले भक्तों की संख्या ज्यादा है। फिलहाल तो जहाँ बीते 4 दिन में तीर्थ यात्रियों की संख्या 1 लाख के पार जा चुकी है, ऐसे में धाम के अंदर रील बनाने वालों की बढ़ती संख्या निश्चित तौर पर चिंता का विषय है, जिस पर कुछ ठोस कार्रवाई होना समय की जरूरत है। केदारनाथ धाम से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। मई महीने में अब तक मौसम सुहावना ही रहा है। उत्तर भारत में कभी बारिश कभी गर्मी, मौसम की लुक्का छिपी हुई चल रही है। मौसम सुहावना बना हुआ है, लेकिन कल से यानी 16 मई से मौसम की मेहरबानी खत्म होने जा रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अब गर्मी बढ़ने वाली है और हीट वेव भी आ सकती है, इसलिए गर्मी को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए इस रिपोर्ट में। अभी तक दिल्ली और उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों पर मौसम की मेहरबानी बनी हुई थी। सूरज देवता भी मेहरबान थे, तापमान भी सामान्य था, लेकिन अब ये राहत खत्म होने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक मई से गर्मी अपनी तपिश बढ़ाती है, लेकिन अभी तक वैसी गर्मी नहीं पड़ी है जैसी उम्मीद की जाती है। लेकिन 16 मई से पारा चढ़ने का अनुमान है। 16, 17, 18 मतलब 16 तारीख से हीट वेव के कंडीशंस जो है आपको पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ एक पार्ट्स में आपको ऑब्जर्व किए जाने शुरू हो जाएंगे। 17 को इसकी इंटेंसिटी और भी बढ़ जाएगी और 18 तारीख को आपको सीवियर हीट वेव के भी कंडीशंस ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। मतलब कि अब लोगों को जानलेवा गर्मी के लिए 16 तारीख से तैयार रहना पड़ेगा, जिसकी इंटेंसिटी अभी बढ़ने वाली है। हमने 16, 17 को येलो अलर्ट दिया है और आपको 18 को हमने इसका ऑरेंज अलर्ट दिया हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 मई से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और गोवा में दोबारा लू का दौर शुरू हो सकता है। राजधानी दिल्ली में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। राजस्थान में 18 मई तक लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। कहने का मतलब ये है कि हीट वेव का दौर अब अपने चरम पर पहुंचने वाला है और आने वाले 5 से 7 दिनों तक गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं है।
7 दिनों तक हमको ऐसा कोई सीन नहीं दिख रहा है कि कहीं आपको बारिश होने की संभावना है। तो हम कह सकते हैं अगले 5 से 7 दिनों तक गर्मी से आपको राहत नहीं मिलने वाली है। जब गर्मी बढ़ने वाली है तो इससे बचाव भी जरूरी है ताकि आपकी सेहत को नुकसान ना हो। इसके लिए आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। खुद को हाइड्रेटेड रखें, पानी खूब पिएं, धूप में बाहर जाने से बचें। अगर निकलना ही पड़े तो सफेद कपड़े से सिर और मुंह ढक लें। गर्मी में हमेशा हल्के रंग के कपड़े ही पहनें। खाली पेट बाहर जाने से बचें। ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी न करें। जरूरत पड़ने पर ही आप घर से बाहर निकलें, और यदि आप घर से बाहर भी निकलते हैं तो कोशिश करें कि अपने चेहरे, मुंह और सर को सफेद कपड़े से अच्छी तरह से ढक के रखें। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो सफिशिएंट वाटर पिए, मतलब कि पूरी तरह से आप अपने आप को हाइड्रेट किए रहें, और आपके पेट में खाना भी होना चाहिए। इसके अलावा आप हीट वेव से रिलेटेड जितनी भी सावधानियां होती है वो आपकी बरतनी पड़ेंगी। खासकर बुजुर्गों और बच्चों का विशेष तौर पर ख्याल रखना पड़ेगा, और चूंकि इनको इम्यूनिटी वीक है। मूलतः यही कहना चाहूंगा कि जरूरत नहीं हो तो आपको घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। मौसम विभाग ने गर्मी बढ़ने का अलर्ट तो जारी किया है, लेकिन ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में बारिश होने की भी संभावना जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और गर्मी के बाद अब बात दिल और आंखों को सुकून देने वाले नजारों की। जहां कश्मीर के बांदीपुरा में वुलर झील का नजारा बेहद दिलकश है। इस झील को डल झील की तरह विकसित किया गया है, जिसके बाद यहां सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। चारों तरफ वादियां और खूबसूरत नजारों से घिरी ये झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। चारों तरफ हसीन वादियां, प्रकृति का भव्य नजारा और खूबसूरती ऐसी कि जो देखे वो सिर्फ देखता ही रह जाए। श्रीनगर से 40 किलोमीटर दूर बांदीपुरा में मौजूद है एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील, जिसका नाम है वुलर लेक। हरमुख पर्वत की तलहटी में मौजूद ये झील तकरीबन 200 वर्ग किलोमीटर में फैली है। झील का सुंदर साफ पानी इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है, और साथ में साफ हवा और वादियों का मनमोहक नजारा इस लेक की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए काफी है। ये हसीन नजारा उसी वुलर लेक का है जिसे श्रीनगर की डल झील की तर्ज पर विकसित किया गया है। लेकिन आज यहाँ दूर दूर से सैलानी पहुँच रहे हैं और धीरे धीरे ये जगह सैलानियों की पसंदीदा जगह बनती जा रही है। झील का पानी बहुत ही मीठा है और ये खूबसूरत है। ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत है कि यहाँ भी गहराई अच्छी है। ये 35 फुट, कहीं जगहों पे 20 फुट गहरा है। और जब से यहाँ व्यू पॉइंट बना है, गजीबो पॉइंट यहाँ जब बना है, तब से लोगों का रश यहाँ भी बढ़ने लगा है। बच्चों ने किताबों में सुना हुआ था वुलर लेक, तो सोचा आते हैं यहाँ पे, कैसा जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आए, काफी अच्छा लगा। 19 किलोमीटर लंबी और तकरीबन 13 किलोमीटर चौड़ी ये झील बांदीपोर की पहाड़ियों के बीच घिरी है। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ बाबा शुक्रुद्दीन रहमतुल्लाह की जियारत गाह और उनके दामन में बसा कुदरती खूबसूरती का एक हसीन नमूना वुलर झील। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कर लेते हैं लगन और जज्बे की। जैसलमेर की 2 बेटियों से आपको अब हम मिलवाते हैं जिनकी कड़ी मेहनत और लगन आखिरकार रंग लाई। दोनों बेटियों ने सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शानदार अंक हासिल किए हैं। 2016 बैच की यूपीएससी टॉपर टीना डाबी इन बेटियों की आदर्श है। जैसलमेर की इन बेटियों ने सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में अपनी कामयाबी का परचम लहरा दिया। तनुजा खत्री ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में 97% अंक हासिल किए तो परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तनुजा जैसलमेर की पूर्व जिला कलेक्टर और 2016 बैच की यूपीएससी टॉपर टीना डाबी से इंस्पायर्ड हैं और आगे चलकर उन्हीं के जैसे आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले जब रिजल्ट आया तब तो बिलीव ही नहीं हुआ कि इतने परसेंट आ गए मेरे। तो दिन काफी देर बाद ये ऑब्जर्व किया और अभी बहुत खुशी हो रही है। बहुत मिल रही है, बहुत कॉल्स आ रहे हैं सारे घर वालों के, सारे विशेष व्हाट्सएप पे।
कुछ सालों पहले जैसे में टीना डाबी मैम की पोस्टिंग हुई थी, तो उनको देख के, उनकी स्टोरी देख के फिर मेरे को लगा कि मेरे को यही करना है। उनका काम करने का तरीका और कि उन्होंने टॉप किया है पहले 10 में, सबसे पहले तो यही पूरे देश को यही इसी बात पे गर्व हुआ। मुझे भी उनमें यही अच्छा लगा। फिर जैसे वो काम कर रही थी। जैसलमेर की ही रसिका भाटिया ने भी टीना डाबी को ही अपना आदर्श माना है। रसिका ने 10वीं की परीक्षा में 94.8% अंक हासिल करके अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। रिजल्ट आने के बाद से ही फोन पर बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है। 10th पास आउट 94.8%। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रेटफुल फील हो रहा है कि मेरी मेहनत से और मेरे जो डिटर्मिनेशन है वो काम आई, वो रंग लाई। सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स को और मेरे टीचर्स को, और मैं टीना डाबी जी से मिली थी जो यहाँ के कलेक्टर रह चुके हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि पढ़ाई से रिलेटेड और गर्ल चाइल्ड में एजुकेशन, तो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा वो चीज़, और वो पढ़ाई से बहुत कनेक्टेड फील हुआ। फिर हाँ, बहुत व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह मम्मी के भी व्हाट्सएप पे और फोन कॉल्स आ रहे हैं सुबह से, सब बिजी चल रहा है। जैसलमेर की इन दो बेटियों ने साबित कर दिया है कि मेहनत, लगन और अनुशासन से कामयाबी का कोई भी मुकाम हासिल करना मुमकिन है। जैसलमेर से विमल भाटिया, गुड न्यूज टुडे। और अब बात एम्स की, जहां पिछले कुछ समय से एक सुविधा शुरू हुई है जो मरीज और उनके तीमारदारों की सहूलियत के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसे डिजिटल पेमेंट की सुविधा नहीं लेते तो आपके पास सिर्फ कैश है। तो ऐसे में एम्स के काउंटर्स पर अपना यूनिक हेल्थ आईडी यानी UHID नंबर देकर स्मार्ट कार्ड बनवाएं और कैश लेस भुगतान करें। देश का सबसे बड़ा अस्पताल दिल्ली एम्स, जहां रोजाना हजारों की तादाद में मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब इस अस्पताल में मरीज और उनके तीमारदारों की लंबी कतारें न लगती हों। हालांकि एम्स प्रशासन समय समय पर मरीजों की सहूलियत के लिए कदम उठाता रहा है। इसी कड़ी में अब यहां डिजिटल भुगतान और कैशलेस लेन देन के लिए एक हेल्थ स्मार्ट कार्ड पेश किया गया। अब अगर आप एम्स आते हैं और आपके पास सिर्फ कैश है तो आप दिल्ली मेट्रो की तरह ही एक कार्ड बनवा सकते हैं, और ये बिल्कुल हेल्थ कार्ड जैसा होगा। उसमें आप जितने चाहे रुपए रखिए, उसको बार बार टैप करिए जहां आपको करना है, और ये बिल्कुल कैशलेस ट्रांजैक्शन जैसा होगा। ये स्मार्ट कार्ड ठीक दिल्ली मेट्रो कार्ड की तरह है। इसे इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था, जिससे यहाँ इलाज कराने आ रहे लोगों को पैसों के लेन देन में कोई परेशानी न आए। एम्स में करीब 18 से 20 हजार मरीज आते हैं और कई बहुत दूर दराज से आते हैं। तो अगर वो बहुत सारा पैसा लाएं और इधर से उधर उनको जाना पड़े एक से दूसरी बिल्डिंग या कोई टेस्ट कराने के लिए, तो उनको इतना सारी पैसा ले जाने में दिक्कत आती है और हर जगह पैसा देने में लंबे लंबे क्यूज होते हैं। इसीलिए मरीजों के आसानी के लिए कि उनको एक कार्ड से वो पैसा दें और उनके लिए एक स्मार्ट कार्ड बनता है। यानी अब बगैर किसी बिचौलिए के इस स्मार्ट कार्ड से कैश की जगह UPI भुगतान आप कर सकते हैं। सुविधा कि इसको आपके फोन के पिन के साथ लिंक्ड है, तो कोई आपका कार्ड मिसयूज नहीं कर सकता। इससे जो मिडलमैन कोई कभी गलत पैसे लेते थे, कोई जल्दी आपका काम कराने के लिए आपको फुसला के आपको पैसा आपसे निकाल लेता था, ज्यादा पैसे ले लेते थे, ये सब रोक हो गई है। एम्स के अंदर इस हेल्थ स्मार्ट कार्ड से हर पॉइंट पर पेमेंट किया जा सकेगा। यानी ये स्मार्ट कार्ड मरीज और उनके तीमारदारों को फीस के लिहाज से एक बहुत बड़ी राहत है। इसके काउंटर्स हर ब्लॉक में हैं, हर जहां डायग्नोस्टिक टेस्ट करना है हमारा स्मार्ट लैब है वहां यूज करो। और अब तो एक इतनी ज्यादा हमारे डायरेक्टर ने कई स्टेप्स करे हैं, जैसे हमारे जो लैब सर्विसेज हैं, रेडियोलॉजिकल सर्विसेज हैं, अल्ट्रासाउंड, MRI, वो राउंड द क्लॉक चल रहे हैं। स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल और इसको बनाने की प्रक्रिया भी बेहद आसान है। अस्पताल के हर काउंटर पर ये कार्ड बनाया जा रहा है। बस इसके लिए आपके पास सिर्फ यूनिक हेल्थ आईडी यानी UHID नंबर होना चाहिए। आप हमें जरा बताइए, मान लीजिए मैं एक मरीज हूँ, मेरा एक UHID नंबर है, मुझे ये हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए क्या कुछ करना है? कुछ नहीं करना, सिर्फ आपका UHID चाहिए, उससे हम आपको कार्ड स्टार्ट करके दे देंगे। सिर्फ UHID से आपका कार्ड एक्टिव हो जाएगा।
UHID डालने के बाद ये मोबाइल फोन से लिंक होता है और इसी नंबर पर OTP आता है। जितनी बार कार्ड से लेन देन होगा उतनी ही बार फोन पर एक OTP आएगा। ये OTP इस बात की पुष्टि करता है कि कार्ड का गलत इस्तेमाल न किया जा सके। एम्स आने वाले लोग एक बार में इस कार्ड में जितना चाहे उतना रिचार्ज करा सकते हैं, मगर इसके लिए फीस अदा करनी होगी। स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल मरीज और उनके परिजन कर सकते हैं और जब उन्हें कार्ड वापस करना हो तो अस्पताल काउंटर पर अपना कार्ड जमा कर उसमें मौजूद आप पैसे वापस भी ले सकते हैं। अगर किसी परिस्थिति में मरीज का कार्ड खो जाए तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि कार्ड का इस्तेमाल करते समय मोबाइल नंबर पर एक OTP भी आता है। ऐसे में इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसमें कोई दो राय नहीं कि एम्स का ये स्मार्ट कार्ड डिजिटल पेमेंट को 100% ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए धरातल पर उतारा गया, जो यकीन मानिए एम्स में इधर उधर भटकने से बेहतर काम को पूरी सहूलियत से करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमेरिका में व्हाइट हाउस में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत गूंजा तो पूरा प्रांगण देशभक्ति से भर उठा। मौका व्हाइट हाउस में मनाए गए अनीफी यानी कि एशियन अमेरिकन नेटिव, हवाईन और पैसिफिक आइलैंडर हेरिटेज मंथ का था। और इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकियों को आमंत्रित भी किया था। सोमवार को हुए इस कार्यक्रम में मेहमानों को भारतीय व्यंजन परोसे गए, जिसकी खुशबू से पूरा प्रांगण महक रहा था। व्हाइट हाउस में गूंजा भारत का देशभक्ति गीत। भारतीय खानपान की खुशबू से महक उठा व्हाइट हाउस का प्रांगण। अमेरिका का राष्ट्रपति भवन भारत और अमेरिका के मजबूत संबंध का एक बार फिर गवाह बना। व्हाइट हाउस में कार्यक्रम के दौरान भारतीय व्यंजन से लेकर भारतवासियों के दिल में रचे बसे देशभक्ति गीत की धुन सुनाई दी। व्हाइट हाउस के मरीन बैंड ने सोमवार को भारतीय अमेरिकियों की मौजूदगी में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत की धुन बजाई। इस गीत को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। भारतीय अमेरिकियों के अनुरोध पर मरीन बैंड ने इस गीत की धुन को 2 बार बजाया। भारतीय अमेरिकी समुदाय के नेता अजय जैन भूतोरिया ने एक्स पर लिखा, मुझे बेहद अच्छा लगा। व्हाइट हाउस में मेरे लिए ये गर्व का पल था। मैंने उनके साथ गाना शुरू किया और फिर मैंने उनसे इसे एक बार फिर से बजाने का अनुरोध किया। उन्होंने मेरा अनुरोध मान लिया और बताया कि वो इसे दूसरी बार बजा रहे हैं। इससे पहले पिछले साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस मरीन बैंड ने ये धुन बजाई थी। व्हाइट हाउस की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी मौजूद रहीं। मौका व्हाइट हाउस में मनाए गए AANHPI यानी एशियन अमेरिकन नेटिव, हवाईन और पैसिफिक आइलैंडर हेरिटेज मंथ का था। अमेरिका में हर साल मई के महीने में AANHPI हेरिटेज मंथ मनाया जाता है। ये महीना इसलिए चुना गया क्योंकि पहला जापानी अप्रवासी मई 1883 में अमेरिका आया था। इस कार्यक्रम के दौरान मेन्यू में कई भारतीय डिश परोसी गईं, जिनमें भारतीय स्ट्रीट फूड भी शामिल थे। गोलगप्पा, समोसे और कई किस्म की भारतीय मिठाइयां शामिल थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।